पहला सवाल है आपके सामने, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो आंसर की बात करूं तो आर के शनमुखम चैटी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। और जो लेवल है आपका बिल्कुल बदला हुआ लेवल के अनुसार है, यानी नया जो पैटर्न है उस नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा आपका सेट को डिज़ाइन किया गया है। दूसरा सवाल आपके सामने में कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो इसकी अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 8। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, और ये जो भाग 9 है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम के अंदर। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया है? मैं आपको लॉजिक से याद करा दूंगा इसको। तो यहाँ पे जो आप बजट का नाम सुनते हैं ना, जो कि आपका 1 फरवरी को पेश किया जाता है, तो उसी बजट को हमारे संविधान के अंदर वैसे बजट शब्द का चर्चा ही नहीं है। उसे जो है संविधान के अंदर अनुच्छेद के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में शामिल किया गया है, जो कि आपका अनुच्छेद 100 कितना है, क्या आपको पता है क्या? तो ये है आपका 112, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी जो नियुक्ति की जाती है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता, यदि वह, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? यदि वह क्या हो कि राज्यसभा के अगर वो सदस्य होते हैं तो फिर वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान के अंदर भाग नहीं ले सकेगा। अगला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप तो पूरा खुश हो जाओगे, हाँ भैया बना दो मुझे प्रधानमंत्री। तो अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो सबसे पहला कंडीशन है कि आप भारत का नागरिक हो। ये तो हर कोई है, मेरा वीडियो देखने वाले सारे लोग हैं, तो सारे लोग अप्लीकेबल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन दूसरा चीज़ें हैं कि आपका उम्र कम से कम प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो 25 वर्ष तो बहुत सारे लोगों ने पूरे कर लिए हैं, जो कि मेरे परिवार अभी देख रहे हैं यूट्यूब में इस वीडियो को। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा कि लोकसभा का सदस्य भी हूँ तो फिर कहेंगे ना भैया मैं नहीं बन पाऊँगा, आप बन लो। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो 48 घंटे। ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी जो चुनाव दल हैं, चुनावी दल होते हैं, चाहे वो, यानी मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, लोकसभा के ये बीजेपी पार्टी हो, फिर कांग्रेस पार्टी हो, या फिर किसी भी प्रकार की पार्टी हो, तो 48 घंटे से पहले ही उसे अपना जो उनका मैनिफेस्टो होता है या फिर घोषणा पत्र होता है उनको लॉन्च करना पड़ेगा, जिसमें वो बड़े बड़े झूठे झूठे वादे करते हैं। उस वादे को उनको जो 48 घंटा पहले लॉन्च करना होगा। आगे बढ़ता है, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए जाते हैं? तो ये 3 शब्द जो हैं भारतीय संविधान के अंदर 46वां संविधान, माफ़ करिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किए जाते हैं। इस पूरे सेट का जो पैटर्न है वो तो आपका बदला हुआ जो पैटर्न है अभी नया वाला, उसके अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को डिज़ाइन किया गया, इस सेट को डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही साथ जो लेवल हैं वो लेवल रखा गया आपका 9th 10th का लेवल है, और ऐसा लेवल है कि आसान भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है। आप अगर इसमें यहाँ पे 50 का स्कोर करते हैं, 50 प्लस का स्कोर करते हैं, तो समझ लीजिए आप एग्ज़ाम को जाके क्लियर करके आएंगे। तो सवाल देखते हैं। सवाल कहता है व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, बैकग्राउंड से आपको ढेर सारे नॉइज आ रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगला सवाल है कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं आकाशगंगा। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने, यानी पृथ्वी की बात हो रही, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है या एकमात्र चंद्रमा है, चंद्रमा बोलिए या फिर उपग्रह बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल एक है जिसको आप मून कहते हो, यानी चंद्रमा कहते हो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि कर्क रेखा अवस्थित हैं। तो कर्क रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये स्थित है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्षोभ मंडल, जहां पे आप रहते हो, और ये जो आपका मंडल है क्षोभ मंडल है। इसके बाद है पटाका किस देश की मुद्रा है। तो पटाका की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका मकाऊ की मुद्रा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है आपका मेघालय की राजधानी शिलांग को। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यह है आपका अरावली की श्रृंखला, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका असम के अंदर। कैसे याद रखना है, तो पगलाड़िया यानी पगला क्या है, ओशम है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। अगला गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर की अगर मैं बात करूं तो इसके रूप में जो जाना जाता है ये है आपका जूट को, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये आपसे कह रहा है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना आपका राजमार्ग यानी नेशनल स्टेट हाईवे जो है उसको बड़े शहरों से यानी महानगरों से जोड़ना, ये आपका भारतमाला परियोजना था, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका वाई सिटी का मैराथन है वो पॉलिटी का मैराथन आपका आने वाला है। आप सभी उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि पॉलिटी का जो मैराथन होगा बहुत ही दमदार मैराथन होगा, और उसके अंदर जो है आपको चैप्टर वाइज जितने भी आपके एमसीक्यू बने हुए हैं ऑलरेडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और वन दरोगा, इसके अलावा यानी फॉरेस्ट दरोगा, इसके अलावा मद्य निषेध, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आपका जहां से भी पॉलिटी के सवाल आए हैं चैप्टर वाइज मैं आपको उसको मैराथन कंप्लीट करने वाला हूं, जो कि आपके बिहार के एग्ज़ाम के लिए, बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो हमारे साथ उस वीडियो को देख लेना। और बाकी मैंने ढेर सारे मैराथन करा रखे हैं वाई सिटी के, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वाई सिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक, उस पर क्लिक कीजिए, उसमें सारे के सारे मैराथन है, उसको आप जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको बार बार नहीं कहता हूँ, मुझे पता है अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप इसे खुद ही कर दोगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपने सुना ही होगा और आप जानते भी हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यह आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूँ तो ये आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान में स्थित है। कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान में कहाँ पे स्थित है, तो फिर आपको बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल भैया देख रहे हैं और आप भैया के साथ जुड़े हैं तो फिर आपको ऐसी परेशानियाँ नहीं होने वाली है। तो मोहन क्या है, तो भैया आप कहोगे कि लड़का है, ठीक है भाई। तो मोहन अगर लड़का है तो पाकिस्तान का लड़काना ज़िला है, ये वहीं पे स्थित है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था ये था आपका लुम्बिनी के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित है। कनिष्क की अगर मैं बात करूँ, ये सवाल आपका 1275 जो आपका प्री एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछा जा चुका था, और गलतियाँ अक्सर इसमें होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़ा हुआ है। तो ऐहोल शिलालेख जो जुड़ा हुआ है ये है आपका पुलकेशिन द्वितीय के साथ में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था। तो ये किया गया था इल्तुतमिश के समय, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हैं बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये था आपका संगम का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया हुआ था, और विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन करने वालों में से जो सबसे पहला आपका साम्राज्य था वो था संगम वंश। विजयनगर के ऊपर कुल 4 साम्राज्य थे, कुल 4 वंश थे जिन्होंने शासन किया। उनमें से था संगम, सुलभ, तुलुब, अराविडु, ये 4 वंश थे जिन्होंने की विजयनगर के ऊपर शासन किया। और विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों ने मिलकर किया था 1336 ईस्वी में। तो आगे बढ़ते हैं,
और इनमें से जो एक और फेमस साम्राज्य है आपका तुलु साम्राज्य, जिनका कृष्णदेव राय उनमें से एक फेमस शासक भी होते हैं, और उनका पुस्तक का नाम है अमुक्तमाल्यद। ये भी आपसे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं ये आपसे कह रहा है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो ये किया हुआ था चांद बीवी ने, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आईने अकबरी किसने लिखी? और यह 16वीं शताब्दी विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये है जो बात किया जा रहा है, ये है आपका अबुल फजल। कैप ऑफ गुड होप कहाँ पे स्थित है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये स्थित है आपका दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है केरल में मोपला विद्रोह, जिसको आप मालावार विद्रोह भी कहते हो, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1921 ईस्वी में, जो कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे देखते हैं अगला सवाल है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका SSCGD के अंदर भी पूछा गया सवाल था, और साथ ही साथ कई अन्य एग्जामों में भी इसको पूछा गया था। और यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये होता है आपका 1932 में, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की। तो इन्होंने जो है कलकत्ता के अंदर में मदरसा की स्थापना किया था, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला सवाल कि इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो वास्तुकार की अगर मैं बात करूँ तो ये कहा गया था आपका पेशी महाल नोविस को, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अब पहला सवाल जो कि मैं आपको इस सेट के अंदर आपसे कर रहा हूँ, और सवाल ये है आपसे कि आपको बताना है 1965 के अंदर भारत का युद्ध किसके साथ में होता है? आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाले ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी जो रेट निर्धारित किया जाता है वो किन के द्वारा किया जाता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये उनसे रिलेटेड जो बैंक होते हैं उनके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1994 के अंदर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा टैक्स, जो कि पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ जो किया गया था ये था आपका 2 फरवरी 2006 के अंदर। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना की शुभारंभ किया? तो इसकी अगर बात करूँ तो इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरुआत किया था। अब आपको ये बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, आपको महीना बताना है। 8 कौन सा महीना होगा? 8 के साथ जनवरी होगा, फरवरी होगा, या मार्च होगा, या क्या होगा? इसके अलावा आपका अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसकी हेड क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो यह आपका बेसेल, जो कि ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपसे कि पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित होता है? तो पंजाब के अंदर होता है भांगड़ा। बाकी आप देखेंगे तो ऑप्शन से भी आप इसको छांट सकते हैं। गरबा है आपका गुजरात के अंदर, ओडिसी है आपका उड़ीसा के अंदर, कथक है आपका मैनली रूप से यूपी के अंदर। अगला सवाल देखते हैं, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो अरुण शौरी जो है आपका अनीता गिट्सबेल इस पुस्तक के जो है लेखक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला ग्लोबल पुरस्कार 1901 में दिया गया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया। तो ये कौन सा टीका की खोज के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका डिप्थीरिया के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि भारत
में स्थित एक बायो रिजर्व है जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल भी है। तो ये कौन सा है? तो यह है आपका सुंदरवन, जो कि कहाँ पे है? तो आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है, जो कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है जीईओ का पूरा नाम क्या है? तो जीईओ की अगर मैं बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अग्नि 2 क्या है? तो अग्नि 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका एक मध्यमवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है। तो निबल को जो है आधा बाइट भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये हो जाएगा आपका वर्ड प्रोसेसर। आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जिनके मदद से आप अपने सिस्टम को चला पाते हो, ऑपरेट कर पाते हो। जैसे आप फ़ोन चलाते हो तो फ़ोन में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका एंड्रॉयड यानी गूगल का है, अगर इनको फ़ोन से निकाल दिया जाए तो आपका फ़ोन चलेगा ही नहीं, एक खिलौना हो जाएगा। उसी तरह से एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप कोई स्पेशल काम कर पाते हो। जैसे आपको जोड़ घटाव करने की ज़रूरत है तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर का ज़रूरत होता है। अगर कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो आप जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे, यानी जोड़ घटाव वाला स्पेशल काम आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर क्या होते हैं कि एंटीवायरस वगैरह होते हैं, यानी वायरस को डील करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपका यूटिलिटी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो अगर इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा कंट्रोल F2, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो यह है आपका चुंबकीय प्रेरण, जिसको कि मापा जाता है। अगला सवाल है एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह है आपका अल्टीमीटर, जो कि आपका ऊंचाई मापने के लिए यहाँ पे उपयुक्त होता है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? मतलब क्या है? तो वो सदिश हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपका बलाघूर्ण, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है और घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों के डैश का क्या होता है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है विरोध करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि इस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का खोज किया था या प्रस्तावित किया था? तो ये किया हुआ था आपका हाइजेंस ने, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो लेवल है आपका ना तो ज़्यादा आसान है ना ही ज़्यादा हार्ड है, और लेवल अच्छा खासा है। बस आप 50 कर जाते हैं तो आप श्योर रहिए कि आप जो है एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले हो। आगे देखते हैं इनमें से अगला सवाल है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पानी को भाप में बदलना, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला सवाल है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम डैश के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं? तो ये आपका हाइड्रोजन का है, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यानी बैटरी के अंदर आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस की खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन गैस के जो खोज करता है ये आपका हेनरी कैवेंडिश, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और निथोलॉजी ये किससे संबंधित है? इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये संबंधित है आपका पक्षियों के अध्ययन से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके वर्णन के कारण होता है? तो प्याज का जो लाल रंग होता है ये होता है आपका एंथोसायनिन की वजह से, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों के रंग हरे होते हैं। इसके बाद है विल्सन रोग, एक अनुवांशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। तो विल्सन रोग के अंदर क्या होता है कि जो कॉपर होता है ये शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो जाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में विल्सन रोग होता है। इसके बाद अगला है कि ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो ऑक्टोपस की अगर मैं बात करूँ तो ये आते हैं आपका मोलस्का के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएँ होती है?
तो ये होते हैं आपका एरिथ्रोसाइट, जो कि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। इस सेट के कंप्लीट होने के बाद आपका ये काम है, ये आपका कर्तव्य है कि आपने कितना स्कोर किया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बेशक आपने 40 ही स्कोर किया, 30 स्कोर किया, थोड़ा भी नहीं शर्माना है कि अगर मैं कमेंट कर दूं तो लड़कियां भी कमेंट करती हैं तो वो क्या सोचेंगे कि ये इतना कम स्कोर कर पा रहा है। ये सब आप अपने दिमाग से निकाल देना, बेहिचक आप स्कोर कमेंट करना, और जो भी चीज़ें सुधार की ज़रूरत हो या जो भी हो मैं आपको ज़रूर लेट सही लेकिन रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस क्लास का PDF मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे के उसके बाद फिर आप यहाँ पे एनालिसिस को देख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपसे कह रहा है पृथ्वी की सतह पर वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसे कहते हैं जैवमंडल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है आपसे कि अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो DAP का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, डाई अमोनियम सल्फेट। तो नैनो DAP को इन्होंने कहाँ पे लॉन्च किया, तो ये किया हुआ था इन्होंने नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान 2022 की रिपोर्ट के अनुसार की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 3167 बाघ, जो कि आपका ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अप्रैल 2023 में देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया, तो ये कहाँ पे किया हुआ, तो ये भारत ने किया था। उसके बाद है मार्च 2023 में भारत किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। तो ये किया गया है आपका देवस्थल उत्तराखंड के अंदर, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो ये देश है चाड, जो कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की बात हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आयात टैक्स उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपका डेनमार्क, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो चैप्टर है वो है रीजनिंग का, जहाँ से कि आंसर हमें करना है। तो आपके सामने ये आकृति दे रखा है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि आगे यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन ऑप्शन के अनुसार आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो कि इसके अकॉर्डिंग क्या करता है, सूट करता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कुत्ता, और उसका ठीक आगे दे रखा है कुतिया, यानी एक तरह से आप देखें तो मेल फीमेल। तो घोड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा फीमेल में, तो घोड़ा की अगर मैं बात करूँ तो घोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हमारा। अगला है कि यहाँ पे जो ग्रुप दे रखा है इसके अकॉर्डिंग कौन सा बेटर सूट करता है, इसको ये बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा बेटर सूट करता है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा कैसे हो रहा है, तो ये भी आपको सिखा देता हूँ। देखो ये 2 हैं, ये 3 हैं, दोनों को जोड़ दो, 3 2 5 हो गए, 5 का क्यूब कर दो, बीच वाला मिला। फिर से नीचे देखो, इन दोनों को जोड़ दो, फिर उसका क्यूब कर दो, हो गया ना। ऑप्शन डी भी देख लो, ऐसा मैच कर रहा है। 5 3 8 और 8 का क्यूब होता है 5 से 12। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपसे, इसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है, यानी सॉल्व करना है। तो सॉल्व जब करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये आपसे कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 किसी ना किसी तरह से समान है, तो चौथा कौन है जो कि इसमें मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपका HED ऑप्शन नंबर डी, ये आपका मैच इसके साथ नहीं करता है। इसके बाद है यदि 25 रुपये प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, तो प्रत्येक नारियल का प्रभावी छूट क्या है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा टोटल छूट 20% का। आपको दे रखा है क्वार्टे बराबर कितना, तो 8/15, और तो 10 टू ए बताना है। आप याद करो क्लास 10 का बुक और उसको पलट के देखो, आपको ये मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पीयूष ने
अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा और अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया। तो यदि मयंक ने गिटार के लिए 3828 भुगतान किया तो पीयूष उसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया? तो ये किया हुआ था टोटल 2500 रुपये का, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है cos -17π/3 का मान क्या होगा? तो इसका वैल्यू जो है आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ हो जाएगा। और ये भी सवाल आपका क्लास 10 लेवल का ही है, लेकिन लेवल से थोड़ा ऊपर हो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है cos 37/sin 53 डिग्री का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका इंग्लिश वाला सेक्शन, यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो पहला जो आंसर है, एक पहला जो क्वेश्चन ये कह रहा है गिविंग ऑर्डर इन एन मैनर दैट परमिट नो रिफ्यूजल। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भाई डिक्टेटोरियल कहते हैं इसको, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी गलत स्पेलिंग वाला को चूज करना है। तो गलत स्पेलिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फैटल सही है, ब्रूटल ये भी सही है, मैटल ये भी सही है, लेकिन आपका टैकल ये गलत लिख रखा है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग ये सूट करता है वो वाला ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ पे अगर देखें, वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग डैश विद आवर फ्रेंड, यानी मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या करना है, एक लॉन्ग कहाँ जाना है, डैश लॉन्ग ट्रैवल पे जाना है, पासेज पे जाना है, विजिट पे जाना है या ड्राइव पे जाना है। तो आपने वर्ड सुना होगा कि लॉन्ग के साथ में ड्राइव, यानी लॉन्ग ड्राइव पे चलना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स टू बेयर फ्रूट। अगर यहाँ पे अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कुछ अच्छी चीज़ें होना। तो इसको कहते हैं टू बेयर फ्रूट्स, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आगे कह रहा है, एरर को आइडेंटिफाई करना है। तो ही इज डैश, ही इज द मोर इंटेलिजेंट एंड हैंड वर्किंग, माफ़ करिएगा हार्ड वर्किंग है स्टूडेंट फॉर आवर क्लास। तो सबसे यहाँ जो हमें एरर देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? तो ही इज़ द मोर। यहाँ पे देखो आप द मोर नहीं लगाते, अगर द है तो हम इसको सुपरलेटिव के साथ ही यूज करेंगे। द का यूज हम सुपरलेटिव के साथ यूज करेंगे। अगर द को हटा दे तो फिर ये सही है, और इसके लिए आगे में देन लगाना पड़ेगा, एक चीज़ और है। लेकिन अगर द को लगाना है तो मोर की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, मोस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये सही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम, अट्रैक्ट का सिनोनिम बताना है। तो अट्रैक्ट का सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं इंटाइस, जो कि ऑप्शन हमारे कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। रिवेल का मतलब क्या होता है? तो रिपेल, माफ़ करिएगा, रिपेल का मतलब होता है दूर होना, या समझ सकते हैं रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करना, दूर कर देना, इस तरह कोई भी मीनिंग आ सकता है। डिसगस्ट का मतलब होता है घिरना करना, तो इसका मतलब क्या है, दूर, हम तो दूर ही तो कर रहे हैं। उसके बाद है प्रिवेंट, मतलब दूर ही रोक रहे हैं, यानी इसका मतलब होता है रोकना, मतलब अपने से दूर कर रहे हैं। तो ये आपका दूर करने का मीनिंग हो गया। लेकिन इंटाइस इसका उल्टा होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। तो करेक्ट स्पेल्ड कौन सा, उसको सेलेक्ट करना है। तो मैकेनिज्म का स्पेलिंग बताना है। तो मैकेनिज्म का स्पेलिंग होता है MECHANISM, जो कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, एंटोनिम बताना है आपको ऑकवर्ड का। तो ऑकवर्ड की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि हमें खुद स्पेल्ड करने में इसका प्रॉब्लम हो जाता है, यानी प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ ऑकवर्ड का सिनोनिम, माफ़ करिएगा एंटोनिम यानी उल्टा का, तो इसका होता है ग्रेसफुल, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एंटोनिम बताना है आपको कैप्टिविटी का। तो कैप्टिविटी का अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका फ्रीडम, यानी आज़ादी, जो कि आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका स्टडी ऑफ डिजीज, यानी रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पैथोलॉजी, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है सुलभ का विलोम शब्द बताना है। तो सुलभ का उल्टा जो होता है वो हो जाता है दुर्लभ, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिक जुड़ अंबर, आप देख लो ऑप्शन का है। तो दिक में होना चाहिए
कापे हालंत, जो कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? तो सप्तर्षि हो जाता है आपका सप्त प्लस में ऋषि, ठीक है। तो सप्त प्लस ऋषि जब आप लिखते हैं तो ये होता है आपका स्वर संधि। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसके लिए एक शब्द आता है आपका निर्मिश। निर्मिश हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उनके लिए एक शब्द देना है। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उनको कहते हैं असूर्यपश्या। क्या कहते हैं? असूर्यपश्या। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इनके समरूपी शब्द अब्द। तो अब्द का अर्थ क्या होता है? तो अब्द का जो अर्थ होता है बादल। ऑप्शन से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिंदगी में कौन से प्रत्यय हैं? तो जिंदगी में अगर मैं जिंदगी की बात करूँ तो इनके अंदर जो प्रत्यय हैं वो है आपका बड़ी ई की मात्रा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दीर्घिकार है तो बड़ी ई, अगर हर्षिकार होता तो छोटी ई। इसके बाद है जल प्राण पुत्र, किस शब्द का अनेकार्थी है? तो ये सभी के सभी जो है आपका जीवन का क्या है? अनेकार्थी है, जो कि ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पोलोमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका होता है आपका सची। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आँख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका मूर्ख धनी। ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने कितना स्कोर किया पूरे 100 में से आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं आपको ये एक यानी पर डे जो है एक एक सेट चलेगा। ये टोटल सेट की संख्या मेरे पास 15 है। मैंने आपको 3 करा दिया और मैं 12 कराऊंगा। आपके एग्ज़ाम से पहले यानी 7 अगस्त से पहले ये पूरा सेट ख़त्म कर दूंगा। और इसके अलावा जो मैराथन है वो मैं आपको करा दूंगा। मैराथन में जो मेरे पास बचा हुआ मैं बता देता हूँ आपको। पॉलिटी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा है ज्योग्राफी और एक क्लास और है वो है बिहार स्पेशल। तो ये चारों पांचों को मैं आपको मैराथन करा दूंगा और उनको आप करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा बाकी जो मैराथन है मैंने करा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वाई सिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें आपको सारे के सारे मैराथन मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपके अंदर जो जुनून है वर्दी का वो कम मत करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं हम अगले सेट के अंदर।